पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा में चुनावों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अचानक ही वो करनाल पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि प्रदेश में सब तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है, लेकिन राहुल चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो तो अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए गए हैं। हरियाणा के करनाल में उन्होंने एक युवक जिससे वो अपने अमेरिका दौरे पर मिले थे, उसके परिवार वालों से मुलाकात की। दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की अमित कुमार नाम के एक भारतीय मूल के लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसका कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो अस्पताल में ही भर्ती है। अपनी मुलाकात के दौरान राहुल ने उसके घर जाने का वादा किया था और जब वो वहां पहुंचे तो अपना वादा भी निभाया। उन्होंने अमित को वीडियो कॉल भी किया। अमित के घर वालों के साथ 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में राहुल ने उनका हालचाल जाना और जाते हुए देसी घी और चूरमा भी साथ लेकर गए। राहुल का ये अचानक दौरा ना सिर्फ विरोधी दल के नेता बल्कि खुद उनकी पार्टी के नेताओं के लिए भी चौंकाने वाला था। किसी को भी सूचित किए बिना सुबह 5 बजे ही राहुल करनाल पहुंच गए। वैसे उनका इस तरह का दौरा चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि अक्सर ही वो आम लोगों के बीच जाते रहते हैं, उनके सुध लेते रहते हैं। सुल्तानपुर मोची हो या मिथुन नाइक, राहुल के ऐसे कई किस्से चर्चा का मुद्दा रहे हैं और राहुल गांधी की इन सब मुलाकातों से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एनडीए में शामिल घटक दलों ने अपने ही सहयोगियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। अजीत पवार ने राहुल गांधी पर हो रहे हमलों और उनके खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने महायुति के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीभ काटने की धमकी दी जा रही है। क्या ये सही है? गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। अजीत पवार ने आगे कहा कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या फिर कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। कहीं भी गलत बयानबाजी कर महायुति और उसके सहयोगी पक्षों को मुश्किल में ना लाएं। ठीक है कि गुस्सा आता है, हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? अगर कोई कुछ बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि महायुति की सरकार का उसे समर्थन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रही हैं। कहीं ना कहीं अजीत पवार ने अपने इस बयान से राहुल के खिलाफ बयान देने वालों को हिदायत दे दी है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार राहुल के समर्थन में आ गए हैं। अजीत पवार ने सीधे सीधे बीजेपी समेत पूरे महायुति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अजीत गुट के एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की बात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रही हैं और ऐसे में सभी सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब होती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। प्रचार करने गए 5 बीजेपी प्रत्याशियों और नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें जींद की नरवाना सीट से प्रत्याशी कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, फतेहाबाद की रतिया से सुनीता दुग्गला व टोहाना से देवेंद्र बबली, झज्जर से कप्तान बिरधाना और रेवाड़ी के अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव के साथ अप्रिय स्थिति बन चुकी है। जनता ने इन्हें घेर लिया और उल्टे लौटने को मजबूर कर दिया। प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार का देवा गांव में विरोध किया गया। यहाँ गांव वालों ने पनिहार को घेर लिया और सवाल जवाब किए। ये सवाल किसान आंदोलन और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर थे। बीजेपी उम्मीदवार इन सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। इस बीच पनिहार के समर्थकों और गांव वालों के बीच बहस होने लगी। गांव वालों को उग्र होता देख पनिहार अपना प्रोग्राम छोड़कर गांव से निकल गए। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराने की अपील करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसी को लेकर चंद्रा ने कहा कि मैं बीजेपी समर्थक परिवार से हूं, फिर भी एक निर्दलीय के लिए मतदान की अपील कर रहा हूं। इसके साथ ही सुभाष चंद्रा ने बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता को नसीहत दी। उन्होंने कहा, जब कभी तूफान आता है तो जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूट कर गिरते हैं।
जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और अब खुद बीजेपी के नेताओं को यह अंदाजा हो गया है कि इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने संकेतों में बता दिया है कि वो सीएम पद की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि चुनाव बाद इंडिया गठबंधन जिसे नेता बताएगा उसका वो समर्थन करेंगी। संकेतों में महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने की बात भी कह दी है। पीडीपी प्रमुख ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए पीडीपी के दरवाजे पर आई थी। ये बात शायद प्रधानमंत्री को याद होगी। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी सभी पहलुओं पर विफल रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, मुसलमानों को निशाना बनाने, मस्जिदों को तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तानी याद आया है। ये उनकी विफलता है और विफलता को छिपाने के लिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। अब्दुल्ला परिवार की वजह से भारत में कश्मीर है। अगर अब्दुल्ला खानदान ने तब पाकिस्तान का एजेंडा लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत के बदले पाकिस्तान में होता और आजाद होता। अब उनका ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब पीएम मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान का एजेंडा बताया है और महबूबा मुफ्ती ने सीधे पलटवार कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। कोलकाता केस में जूनियर डॉक्टरों ने 41 दिन बाद अपना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है। उनका ये फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद आया है। डॉक्टरों ने ममता सरकार से 5 मांगे की थी, जिनमें ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय से लेकर डॉक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जैसी मांगे शामिल थी। इनमें 3 पर सहमति बन गई है। इस मुलाकात के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर को भी हटा दिया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को भी मंगलवार को हटा दिया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 21 सितंबर से काम पर लौटने की घोषणा की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने के आदेश दिए थे। ममता सरकार भी लंबे वक्त से ये अपील कर रही थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने काम पर लौटने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया है और वो सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। ओपीडी अभी भी बंद रहेगी। डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान सरकार अपने सभी वादों को लागू नहीं करती है तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। उस पर केस की लाइव प्रोसीडिंग की बजाय XRP को बढ़ावा देने वाला एक वीडियो चल रहा है, जिसका शीर्षक ब्रैड गार्लिंग हाउस रिपल है। बता दें कि XRP अमेरिका स्थित कंपनी रिपल लैब्स की बनाई एक क्रिप्टो करेंसी है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया था और तब से ही सुप्रीम कोर्ट के इस चैनल पर बड़े मामलों की सुनवाई प्रसारित की जाती है। हाल ही में कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हुई कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, लेकिन अब हैकर्स ने सारे पुराने वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, जिसके बाद यह मामला चिंता का विषय बन गया है। मामले में जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले को लेकर यही कह सकते हैं कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी से मदद मांगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ही साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहा है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? लगातार बढ़ते साइबर क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ही इसकी चपेट में आ गई? सबकी निगाहें दिल्ली की सियासत पर टिकी हुई है। 21 सितंबर को दिल्ली वासियों को अपना नया सीएम मिलने जा रहा है। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी। इसी दिन उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार कैबिनेट में जगह दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। सीएम पद की शपथ से पहले आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की तरह बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन का चार्ज 250% तक बढ़ा दिया है। ये वो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मई जून की तपती हुई गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट लगाती है। बीजेपी सरकार ने गरीबों को महंगी बिजली का करंट लगाया है। बीजेपी का बिजली मॉडल है सबसे महंगी बिजली, सबसे लंबे पावर कट। यही कारण है कि दिल्ली वालों को आने वाले चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, वरना दिल्ली में भी बिजली महंगी होगी और लंबे लंबे पावर कट लगेंगे।